मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दी मेमन टीवी एचडी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस कामयाब ट्रांसमिशन को मज़ीद कामयाब करने के लिए और हमसे भरपूर ताउन करने के लिए और हमें लाइक और कमेंट करने के लिए। तो आप कोई तजवीज़ देना चाहें हमारे इस ट्रांसमिशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन, लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ओके स्टेट, सेंट्रिक टावर, बाय पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़, गोबीज पेंट, नारा ग्रुप और रूमी ग्रुप। ये हैं वो हमारे पावर्ड बाय करम फरमा। हमारे को पावर्ड बाय में शामिल हैं स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स एंड डाक्स प्रॉपर्टीज़ और डाइनर्स, बहुत बड़ा नाम। ये है हमारे को पावर्ड बाय स्पॉन्सर और हमारे मलबूसात के लिए हमारे साथ ताउन किया है जे परदेसी, जमाल परदेसी ने। थैंक यू सो मच तमाम स्पॉन्सर्स का, तमाम ने गोल्ड और प्लैटिनम स्पॉन्सर का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। अब आगाज़ करते हैं हमारी ट्रांसमिशन का खुशलहान नात के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, क़ाल सौफ युअतीक रब्बुक फ़तरदा, अलम यजिदक यतीमन फ़आवा, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फ़तरदा, वलसौफ युअतीक रब्बुक फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला मदीनो देखार पो भली माँ, मौला मदीनो देखार पो भली माँ, लहन ओ जागा अखीने जा, लहन ओ जागा अखीने जा, मौला मदीनो देखार पो भली माँ। पानी अरब
शरीफ जो पानी अरब शरीफ जो परवर मोखे प्यार ओ भली मार परवर मोखे प्यार ओ भली मार मौला मदीनो दिखार ओ भली मार मौला मदीनो दिखार ओ भली मार रोज़ो पाक रसूल जो रोज़ो पाक रसूल जो परवर मोखे दिखार ओ भली मार परवर मोखे दिखार ओ भली मार मौला मदीनो दिखार ओ भली मार मौला मदीनो दिखार ओ भली मार मिठड़ो शाह लतीफ चे प्यारो शाह लतीफ चे मदनी मोके दिखार ओ भली मार मदनी मोके दिखार ओ भली मार मौला मदीनो दिखार ओ भली मार मौला मदीनो दिखार ओ भली मार लहन ओ जागा अखीने जा मौला मदीनो दिखार ओ भली फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान रब की नेमत है रमजान रब की नेमत है रमजान 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 रब की नेमत है रमजान 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 रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call
वेलकम बैक और खुशामदीद एक बार फिर खुश अलहान नात और बयान के बाद, रूह परवर बयान के बाद अब आगाज़ हमारे नए सेगमेंट का। और इस सेगमेंट का मैं इससे पहले भी तारुफ करा चुका हूँ कि हमारे इस सेगमेंट में जिसका नाम है नौजवान सितारे, जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि न सिर्फ बरादरी बल्कि सोसाइटी के उन चीदा नौजवानों को जिन्होंने अपने अपने शोबे में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, अपने अपने शोबों को और आगे बढ़ाने में, अपनी फैमिली लेगेसीज़ को नए उफ़क़ तक पहुंचाने में अपना पूरा जोर लगाया है और इसमें पूरी तरह कामयाब भी हुए हैं। ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्टूडियो की ज़ीनत बना है, जिसने अपने वालिद मोहतरम की लेगेसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, समसम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और आसिफ समसम फॉर्मर चेयरमैन आबाद और मुमताज़ समाजी कारोबारी शख्सियत, हमारे भी सरपरस्त रहे हैं दी मेमन टीवी HD के, उनके साहबजादे CEO समसम बिल्डर्स के और मल्टी टैलेंटेड मैं कहूँगा कि हर शोबे में कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू रखते हैं। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनसे होने वाली है। मुश्तबा समसम है मेरे साथ। मुश्तबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुश्तबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुख्तसर सी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो हमारे इस सेगमेंट में जिसमें नौजवान सितारे सेगमेंट के नाम से ही जारी है। तो आप हमारे आज के इस सेगमेंट के हमारे स्टूडियो के स्टार हैं। सबसे पहले तो मुश्तबा जी, नाम जब आसिफ समसम का नाम जुड़ता है ना तो बहुत सारे बच्चे और जब फैमिली के ट्रेडिशन से जब वालिद मोहतरम का इतना बड़ा नाम होता है तो एक अंडर प्रेशर सा जो है ना वो होना कि क्योंकि उनके नाम की लाज रखना बच्चों की ज़रूरत बन जाता है। ठीक है ना, यंग एंटरप्रेन्योर हैं आप, अपने वालिद की लेगेसी बिल्डिंग लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि इस मुश्तबा ने इस प्रेशर को ओवरकम कैसे किया, कौन सा वो तरीका है जो कि और नौजवानों को आज आप बताना चाहेंगे कि अगर वालिद मोहतरम का एक मोतबर तरीन नाम हो और बच्चे को अपनी एक शिनाख्त बनानी हो तो कौन से गुर होते हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मुश्तबा ने इस्तेमाल किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्ताफ़ भाई आपका शुक्रिया कि आपने शो में मदऊ किया। और जहाँ तक आपने बात की वालिद साहब की, मेरी आसिफ समसम जो हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई लाइफ में मेरा रोल मॉडल है, कोई मेंटोर है, तो यकीनन पहले मेरे वालिद साहब ही हैं। ठीक है, और इंसान का नज़रिया होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन अगर आप मेंटर की बात करें, एक रोल मॉडल की, एक लेगेसी की बात करें, तो बिल्कुल वो मैं कहूँगा कि वो मेरे वालिद साहब हैं। और उनकी लेगेसी तक पहुंचना या उनके उस मकाम तक पहुंचना तो दूर की बात है, अगर हम सिर्फ उनके स्टेप्स को फॉलो कर लें, क्या बात है, तो यही एक मेरे लिए मैं समझता हूँ एजाज़ होगा। तो मैं समझता हूँ इन जो एक जिस तरह की तरबियत मेरी रही है, जिस तरह की एक लेगेसी में मैं उनकी पला बढ़ा हूँ, जो एक तरबियत में, तो मैं समझता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड था। एक जो लेगेसी तक तो नहीं पहुँच रहा, लेकिन एक उनके नक्शो कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ। तो बस प्रेशर इसी तरह ओवरकम होता है कि कोशिश करता हूँ उनके नक्शो कदम पे चलूँ, और अल्लाह खुद ही इज्जत भी देता है, कामयाबी भी देता है। एक तो यंग एंटरप्रेन्योर की, एक तो मैंने बताया ना कि उस लेगेसी को, अपने वालिद मोहतरम के नाम को, एक कंपनी का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना जी। जब कंपनी किसी नौजवान के हाथ में आ जाती है तो नॉर्मली सीनियर्स या बुजुर्ग, जिसे घर के बुजुर्ग कहते हैं, वालिद मोहतरम भी बुजुर्ग ही होते हैं, बिल्कुल, के तो के नाइक खबर ऐसा के खबर, फ्रीडम ऑफ वर्क जिसे कहते हैं ना, आपको स्पेस देना जो है ना, ये बड़ों का काम होता है। और नौजवान, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत बड़ी स्पेस देने लगे हैं। आपके वाले केस में मैं पूछना चाहूँगा कि मुश्तबा को कितनी स्पेस, कितना फ्रीडम मिला और किस तरह से आप इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी मेरी कॉन्फिडेंस की, और अगर थोड़ी बहुत कोई लेगेसी है, थोड़ी बहुत कोई काम है जो मैंने ऐसे किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं की स्पेस की वजह से, कि उनने हर मौके पे, हर मोड़ पे जो भी मैंने चाहा, जैसा मैंने चाहा, जो करना चाहा, जैसे कि आपको पता है मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था सूबाई असेंबली का। बिल्कुल, इसकी बात तो यूजुअली जो हमारे जैसे मेमन घराने, उन्हीं फैमिलीज़ में ये थोड़ा सियासत को बुरा भला समझते हैं, कहते हैं कि बच्चा कारोबार तक ही ठीक है।
तो अगर मैं आज इस मकाम पे हूँ या कोई मकाम हासिल कर रहा हूँ या किया है, तो बिल्कुल इसका जो क्रेडिट है वालिद साहब को जाता है कि उनने बिल्कुल स्पेस दी, जो मैं करना चाहा, जिस तरह का काम करना चाहा। अगर सियासत का शौक़ रखा तो उन्हें सियासत की भी इजाज़त दी, कारोबार का अगर शौक़ रखा तो कारोबार में भी वो सपोर्ट करते हैं, अभी तक भी करते हैं। और उन्हीं के फुट स्टेप्स में मैं कारोबार को भी फॉलो करता हूँ और बाकी जो दुनियावी चीज़ें उन पे भी कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के नक्शो कदम पे चला जाए। तो स्पेस की जो आपने बात की ना, वो बहुत मैं समझता हूँ ज़रूरी है नौजवानों को स्पेस मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये मेरे मैं क्योंकि इसकी लाइव एग्जांपल हूँ कि वालिद साहब ने जब मुझे स्पेस दी, कुछ कर दिखाने का मौका दिया, तो कुछ हमने थोड़ा बहुत करके दिखाया। क्या बात है। ये एक लीडर के घर में मैं कई मरतबा ऐसे यंगस्टर से जब मिलता हूँ जिनकी फैमिली लेगेसी की एक तवील तारीख होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि समंदर की तह में तैरने वाले बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता, वो बाय बोन जो है ना कई चीज़ों को पर दस्तरस रखते हैं। मुश्तबा उनमें से एक हैं। इनकी बातों से अंदाज़ा होता है कि एक लीडर इनके अंदर छुपा हुआ है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे इनके हर मकसद के अंदर। लेकिन ये मुश्तबा नहीं है, सिर्फ मुश्तबा नहीं है, बैरिस्टर मुश्तबा है। तो बैरिस्टर बनने का शौक़, आई थिंक ये यंगेस्ट बैरिस्टर होंगे हमारी मेमन कम्युनिटी के भी। मुश्तबा ये एक शोबा जो है वकालत का, और क्या आप ऑन प्रैक्टिस भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या आपका शौक़ था कि काला कोट पहन के एहतजाज बड़ा अच्छा होता है, बंदा लीडर बनने के चांसेस भी ज़्यादा बन जाते हैं, उस पर इंतज़ामिया भी हाथ कम डालती है। तो ये सारे शवागिल आपके थे, या एक बैरिस्टर कुछ एम्बिशंस है, कुछ सोच थी कि यार ये बैरिस्टर भी एक शोबा होना चाहिए? नो डाउट हर फील्ड में इसका बड़ा मकाम है बैरिस्टर का। देखें, वकालत जो है, जो बैरिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, एक ये मैं समझता हूँ एक रिस्पेक्टेबल, एक ऑनरेबल एक कोर्स है, एक ओहदा है, एक प्रोफेशनल जो आप कहते हैं, प्रोफेशनलिज्म जिसको आप कहते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म, एक मतलब एक एजाज़ है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठाएं तो हमारे जो बानी पाकिस्तान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बाय प्रोफेशन ही वॉज अ बैरिस्टर। सियासत की अगर बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं अपना सियासी मेंटर की तौर पे समझता हूँ कि भुट्टो साहब की एक तारीख रही है, एक पाकिस्तान की जमहूरियत में, पाकिस्तान की साख में उनका किरदार रहा है, तो वो भी बाय प्रोफेशन बैरिस्टर ही थे। तो अगर आप सियासत की बात करें तो सियासत का मुझे शौक़ था, और वालिद साहब भी यही चाहते थे, मैंने भी यही सोचा कि अगर चूँकि सियासत भी भले करनी हो तो बैरिस्टर मैं बनूँगा, एक एजाज़ है। तो बस यही शौक़ भी था, एक एम्बिशन भी था। और मैं समझता हूँ जो ये शोबा जो है, एक ये खिदमत का भी एक शोबा है। अगर तो देखें, माशरे में लोग बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अगर अच्छाई की बात करें हम, ये जिस फील्ड है, जो वकालत की फील्ड है, जो बैरिस्टर जो होते हैं, वकील जो होते हैं, अगर तो नेक नियति हो तो बहुत एक कलीदी किरदार अदा करते हैं मुल्क की एक डेवलपमेंट में, मुल्क में लोगों को इंसाफ दिलाने में। तो मैं समझता हूँ एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और लोगों को करना भी चाहिए, और एक बहुत इसकी वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप किसी भी उसमें हो, चाहे आप कोई भी केसेस हो, आप अगर खिदमत करना चाहो तो आप मुल्क में एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, निज़ाम इंसाफ की बात हो रही है तो कुछ थोड़ी सी बात मैं इस टॉपिक पे भी कर लूँ कि निज़ाम अदल किसी भी मुल्क का, मतलब हमने चर्चिल की एक बहुत बड़ी कहावत सुनी है कि जिस मुल्क में इंसाफ हो रहा है उसको उसकी तरक्की से कोई उसे नहीं रोक सकता। बिल्कुल। और ऐसे हम वेस्ट के अंदर देख भी रहे हैं कि वहाँ का निज़ाम इंसाफ वेरी अनफॉर्चुनेट कि तरक्की पजीर ममालिक जितने भी हैं, पाकिस्तान समेत हमारे पड़ोसी ममालिक भी और भी बहुत सारे ऐसे, वहाँ इंसाफ के तकाजे या निज़ाम इंसाफ जो है उस पर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। आप समझते हैं कि अभी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है निज़ाम इंसाफ को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करे हमारी दीगर तमाम चीज़ों पर, मईशत पर, हमारी सियासत पर, हमारी समाजियात पर? देखिए, मैं समझता हूँ अल्ताफ़ भाई कि जैसे कि आपने बात की, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे हम वेस्ट की बात करते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएस तो अमेरिका ही है, यूके हो, यूरोप हो, तो वहाँ पे आप देखें इंसाफ पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, वो इसीलिए इतना कामयाब है कि वहाँ पे अदल है, वहाँ पे इंसाफ है, उनके राइट्स हैं। बिल्कुल, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, हर किसी को बोलने की राय, इजहार राय है, आज़ादी है, हर लिहाज में जो वो जिस तरह का वो दीन प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, कानून के दायरे में रह के जो कारोबार करना चाहे कर सकते हैं, कोई नाइंसाफ़ियाँ नहीं है, कोई इस तरह का मामला वहाँ नहीं है। लेकिन अगर
तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की जाए, चाहे वो बर सगीर हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, जो हमारे करीबी ममालिक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर थोड़ा फुकदान है तो इंसाफ का है। मैं समझता हूँ बेज़ाब्ता गया है, इंसाफ नहीं मिलता, गरीब और अमीर के लिए अलग अलग इंसाफ बिकता है इंसाफ। ओह ग्रेट। तो मैं समझता हूँ कि देखें, इदारे बुरे नहीं होते, कानून मौजूद है, अदलिया मौजूद है, जजेस भी हैं, बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, कानून जानते हैं, इंसाफ करना भी चाहते हैं, हर चीज़ें, लेकिन कुछ बेज़ाब्तगियाँ हैं। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो इंसाफ बहुत ज़रूरी है, बहुत बुनियादी, मैं समझता हूँ एक रुकन है, बुनियादी पिलर है अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो। आप देखें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मसला यही है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। कराची में भी आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में आए दिन कराची के नौजवान, कराची के जो वारिस हैं, जो कराची के मतलब कराची की जो फ्यूचर है जिसको हम कहते हैं मुस्तकबिल है, वो ट्रक के आगे रोंदे जा रहे हैं, डंपरों के आगे रोंदे जा रहे हैं। तो अगर इंसाफ होता, अगर फौरी इंसाफ मिलता, फौरी इंसाफ की भी तो बात होती, सिर्फ इंसाफ नहीं फौरी इंसाफ। यहाँ पे तो ये से कहा जाता है कि डोर स्टेप पर आपको यहाँ पे तो वालिद का जो केस होता है वो उनकी औलाद और फिर उसकी औलाद भी भुगत रही होती है। ऐसा भी है, बिल्कुल है। तो 3-4 जनरेशन तक केस चलता रहता है, इंसाफ दूर दूर तक होता नहीं। तो मैं समझता हूँ इंसाफ बहुत ज़रूरी है कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। कराची को भी अगर आगे बढ़ना है, कराची में अमन व अमान चाहते हो तो इंसाफ बहुत ज़रूरी है। किसी भी माशरे में बड़ी ज़बरदस्त बात की है आज मुश्तबा ने कि किसी भी माशरे को अगर पनपना है, इसे आगे बढ़ना है, तो निज़ाम इंसाफ की बेहतरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम है। और जब तक हम इसे कायम रखने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, शायद हमारी कामयाबियाँ अधूरी रह सकती हैं। यकीनी तौर पर मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, कुछ देर में हम दोबारा हाजिर होंगे। और अब सवाल होगा सियासत, कि सियासत वो शजरे ममनूआ है ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के अंदर, कि अगर हम सियासत का नाम भी लें तो हमारे फैमिली मेम्बर्स, ख़ास तौर पे हमारे बड़े, बहुत डर जाते हैं। लेकिन मुश्तबा ने तो अभी हालिया इलेक्शन लड़ा है और इसके वालिद मोहतरम, इनकी फैमिली भरपूर सपोर्ट में रही। तो ये क्या खिलाया, क्या पिलाया ऐसा मुश्तबा ने, हम पूछें, ताकि और जो ऐसे हमारे सियासत में अपने कदम जमाने या मजबूत करने के लिए हमारी कम्युनिटी के कुछ नौजवान जाना चाहते हैं तो वो किस तरह जाएंगे, ये राज भी पूछेंगे। मुश्तबा से हमारे साथ रहिएगा और नौजवान सितारों के साथ मिलने का ये सिलसिला अभी जारी है। OK Estate and Builders proudly presents another masterpiece, Savera Garden. Three, 4 and 5 rooms super luxury apartments. Outclass location located near Karachi Zoo at Nishta Road. For booking and details, OK Estate and Builders. UAN 1111165. OK.
खुशामदीद एक बार फिर नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में, और इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा मुश्तबा से मैंने कहा था पूछेंगे। मुश्तबा, सियासत मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद बड़ा हैरान हूँ जब आपके मैंने पहली बार पोस्टर्स देखे। अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी ने बड़ा सपोर्ट किया आपको, आपके साथ साथ रहे। हार और जीत हर खेल का हिस्सा है, और हमारे यहाँ तो अब ये खेल कुछ और ही खेल बन गया है कि इसमें हार और जीत तो अब शायद हो सकता है कि बंदा कितनी ही स्ट्रगल कर ले, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो करना था मुश्तबा कर बैठा, और कई लोगों की ने जो बड़ी हैरत अंगेज देखा, खुद मैं भी बड़ा हैरत ज़दा हुआ, और आपके वालिद मोहतरम, आपकी पूरी फैमिली, इवन हमारी कम्युनिटी में बड़ा सपोर्ट किया। पहले तो ये कि एक तो ये शौक़, इसके बाद जब वेरी फर्स्ट टाइम घर पे कहा तो क्या घर वालों का, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा वालिद साहब तो आपके वाइब्रेंट, आपको सपोर्ट में हमेशा से रहे, और घर वालों का, अम्मी का, और जो आपके इर्द गिर्द के बहन भाई हैं, उनका क्या रिएक्शन था वेरी फर्स्ट कि मुश्तबा इलेक्शन लड़ना चाहता है? देखिए अल्ताफ़ भाई, सियासत की आपने जहाँ तक बात की, तो सियासत का ना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जो स्पेशली जो मेमन कम्युनिटी है उसके दिमाग में ये है कि कोई गंदा खेल है, कोई ये है। सियासत ये नहीं, सियासत मैं समझता हूँ खिदमत का नाम। हाँ, क्या बात है। सियासत में अगर आप आएँ, आप अपने लोगों की खिदमत करें, आप अपने जिस हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं वहाँ की अगर खिदमत करें, वहाँ की डेवलपमेंट में किरदार अदा करें, तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ एक नफीस प्रोफेशन है, एक खिदमत का एक ज़रिया है। जिस तरह आप लोगों की खिदमत करते हैं, किसी की आपने माली मदद कर दी, किसी की आपने किसी भी तर्ज में मदद कर दी, तो मैं समझता हूँ सियासत भी एक मदद का नाम है। और जब पहली बार ज़ाहिर है क्योंकि हम जो मेमन कम्युनिटी है उसमें नहीं इसको बहुत मुस्बत समझा जाता, तो जब पहली बार मैंने ये फ़ैसला किया जो 2024 के हालिया इंतखाब थे कि उसमें मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा, तो मिक्स रिएक्शन था। घर वाले पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब क्या करेंगे हम सियासत में, और क्योंकि ना कोई हमारा कोई मेमनों का कोई बैकग्राउंड भी नहीं रहा, कोई पाकिस्तान के जो अहम सियासी किरदार हैं, जो शख्सियात हैं, तो उनमें मेमनों का कोई ख़ास नाम नुमाया नहीं रहा। तो रिस्पांस पहले तो कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे शौक़ है, जुनून की हद तक शौक़ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह एक बार पार्लियामेंट की सियासत भी लाजमी करनी है। क्या बात। अपने हल्के के लिए भी काम करना है, लोगों के लिए भी काम करना है। तो बस ये फ़ैसला किया कि सियासी मैदान में उतरेंगे, और मेमन कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मेरे हल्के के जो लोग थे, जो स्पेशली मेमन कम्युनिटी थी, बहुत सपोर्ट किया, और यही मेरी जीत थी मैं समझता हूँ। अच्छा मुश्तबा, नॉर्मली इस दफ़ा तो बहुत मौके थे लोगों के पास कि वो किसी न किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको अच्छे फेसेस, अच्छे रेपुटेशन वाले, जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, बड़ी फैमिली हो, तो किसी बड़ी पार्टी का जीतने वाली टिकट हासिल करना कोई मुश्तबा के लिए प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मुश्तबा ने ग्रास रूट से आगाज़ किया कि बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है इलेक्शन लड़ा जाए, और अपनी एक शनाख्त को, बजाय ये कि हम किसी की डिक्टेशन लें, अपने तौर पर अगर कुछ कर सकते हैं तो करेंगे, वरना जो कर रहे हैं वो भी कमी नहीं है। तो क्या मुश्तबा ये फैसला बड़ा मुश्किल होता है मेरा ख्याल है, कई लोगों ने आपको ये मशवरा दिया भी होगा उस वक्त? बिल्कुल अल्ताफ़ भाई, ऐसे ही है। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था, और जब मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, तो देखें तमाम सियासी पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं, और सब अपने अपने एंड पे अच्छा काम भी कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि, मैंने कहा ना, जैसे हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो हर पार्टी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरी पार्टियाँ हैं, और अच्छे किरदार भी हैं, बुरे किरदार भी हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये थी कि अगर मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैं बेहतर अपने हल्के के लिए काम कर सकूँगा। मेरी राय ये थी। बिल्कुल सही। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरी राय सही भी होती या नहीं होती, लेकिन मैं समझता था कि कराची जो वाले हैं, मैं कराची की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश भी यही है, यहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ, और यहीं पे इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो सियासत भी करनी है, और यहीं के लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतर भी करना है। तो बस यही सोचा था कि अगर आज़ाद हैसियत में लड़ूंगा इलेक्शन, और आज़ाद हैसियत में वोट लेने जाऊंगा, तो लोग सपोर्ट करेंगे, हल्के की आवाम सपोर्ट करेगी, और आप यकीन माने कि वाकई मुझे बहुत सपोर्ट मिला। लोग बदकिस्मती समझ लें कराची वालों की कि सियासी पार्टियों से थोड़े से नाला हो गए थे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मायूस है, लेकिन थोड़े नाला हैं। तो इसका सबूत भी इस तरह मुझे मिला कि जब मैं ग्राउंड पे उतरा इलेक्शन वर्क के लिए, तो वाकई लोगों ने बड़ा इस बात को सराहा कि आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक नौजवान हैं, तो हम चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आएँ, आप असेंबली में आएँ और हमारी नुमाइंदगी करें। क्या बात है। तो मेरी जो राय थी वो मुझे आवाम ने भी सपोर्ट किया, हल्के के लोगों ने भी सपोर्ट किया, तो मैं समझता था एक अच्छा फैसला था। अब थोड़ी सी बात कराची की बात आप बार बार कर रहे हैं,
कराची का आज जो हाल है मुश्तबा, और शायद अब ज़रूरत है कि कराची की कोई ऐसी क़यादत उभर के सामने आए, क्योंकि कराची एक मल्टी डायनामिक सिटी है। अब दुनिया, मैं कह रहा हूँ कि हालांकि पाकिस्तान माशी तौर पर कुछ भी हो, लेकिन कराची चलता रहता है। पूरे मुल्क की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हब समझा जाता है। लेकिन कराची की जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो एक होना चाहिए, आप दुनिया घूमते हैं, दुनिया में आपने कई बड़े शहरों को देखा होगा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला शहर, आज उसकी हालत, तो इस हालत का ज़िम्मेदार मुश्तबा किसे समझता है? क्या हम खुद भी इसके ज़िम्मेदार हैं, और इसका हल क्या पेश करता है मुश्तबा? देखें, कराची की जो बात है ना, बिल्कुल कराची की जब भी हम बात करते हैं, जब भी गुज़रते हैं, तो एक मायूसी ज़रूर होती है कि क्या शहर है, कितने लोग यहाँ बसते हैं, कितने लोगों का रोज़गार यहाँ से मुंसलिक है, कराची ने कितने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन अगर आप कराची का हाल देखें तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि कराची के साथ ज़्यादती है। कराची के साथ अगर आप ऐसा कहें कि सौतेली माँ वाला सलूक है तो ये गलत नहीं होगा। ना यहाँ पे तालीम का निज़ाम है, ना यहाँ सड़कें हैं, ना लोगों की कोई प्रोटेक्शन है। आप स्ट्रीट क्रिमिनल से बचते हैं तो डकैती में मारे जाते हैं, डकैती से बचते हैं तो टैंकरों में मारे जाते हैं, टैंकरों से बचते हैं तो आपके घर में घुस के आपको मार दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कराची वाले तो कराची वालों के लिए ना कोई सिक्योरिटी का निज़ाम है, ना कोई तालीम, ना कोई रोड, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। डेली हम भी कारोबारी लोग हैं, कारोबार करते हैं, कराची में होते हैं, ऑन ग्राउंड होते हैं। आप यकीन माने गाड़ी चलाने के लिए अब रोड भी नहीं बचा कराची में। और इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि जो भी साहिब इख्तियार रहा है, लेकिन नाम मैं किसी का लूँ मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ज़ाहिर है कराची को चलाने वाले जो थे, जो कराची में साहिब इख्तियार रहे हैं, कराची की चाबी जिनके पास थी, कराची की डेवलपमेंट जिनके हाथों में थी, वो हैं इसके ज़िम्मेदार। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं डिलीवर किया। अब आप छोड़ें ना, अब आप बात कर रहे हैं लंदन की, आप छोड़ें, आप दुबई की बात छोड़ें, आप कोई भी सिटी छोड़ दें, आप लाहौर चले जाएं और आप इस्लामाबाद चले जाएं और फिर आप कराची आ जाएं। फिर मैं कहता हूँ कि कराची की आवाम फैसला करे, आप फैसला करें, जो साहिब इख्तियार हैं वो फैसला करें। मैं कहता हूँ कराची के जो MNAs हैं, जो सेशन अटेंड करने इस्लामाबाद जाते हैं, उन्हें नहीं नज़र आता कराची का हाल। जो कराची में वफाकी वज़ीर जो रहते हैं, जिनके घर यहाँ पे हैं, घर वाले यहाँ पे हैं, उन्हें नहीं नज़र आता कि क्या इस्लामाबाद और कराची का फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ उसमें बात करने का इसलिए भी शायद कोई बात कर के भी बंदा इसलिए बात नहीं करता कि कुछ फ़ायदा है नहीं, दिल जलाने वाली बात है, मायूसी वाली बात है। क्योंकि कराची मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त क़यादत मौजूद है, पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, कोई ऐसी क़यादत मैं नहीं समझता है कि जो कराची को सुधार सकती है या सोचे उसके बारे में, या सोच भी सकती है उस बारे में। अब कराची को बनना तो है, क्या कराची वाले मिलके कोई ऐसी एफर्ट कर सकते हैं? आप जैसे नौजवान जो कराची के लिए कुछ दर्द रखते हैं, सोचते हैं, क्या आप समझते हैं कि कलेक्टिवली हमें कराची के लिए कुछ सोचना? मायूसी की बात पता है क्या? कराची वाले भी कराची से मुखलिस सबसे बड़ी मायूसी है। सुनिए, कराची वाले भी कराची से मुखलिस नहीं है, चाहते ही नहीं। सब कहते हैं कि हम सही रहें, हमारा घर सही रहे, बाकी रोडों का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, कोई कराची की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कचरा अगर उठाना हुकूमत का काम है तो कचरा फेंकते क्यों हैं आप लोग? सही बात है। अपने घर के नीचे, अपने घर को ही जो गंदा कर रहा है वो इस शहर का क्या सोचेगा? जिस घरों में आप रह रहे हो उसी की बैल्कनी से कचरा नीचे फेंक रहे हो, तो आप क्या इस शहर के लिए सोचोगे? क्या मुख्तलिफ दिखाओगे? क्या आप समझते हैं कि गुज़िश्ता एक दहाई में, मैं 10 साल कहूँगा इसे, आपने भी इस 10 साल में तो कम बेश बड़े शोर में हमने ये 10 साल पिछले गुजारे हैं कि अब लोगों में एक ज़माने में वाइब्रेंटली कुछ बोलने की सलाहियत होती थी, अब वो बोलने की सलाहियत भी कम हो गई है, अब वो ज़रा इस पे आवाज़ भी कम उठा रहे हैं। क्या ये वजह इनका अपना इसके साथ कनेक्शन कम हो गया है, या कुछ डर और खौफ के कुछ माहौल है जिसके बायस वो वाइब्रेंटली कुछ बोलने की सलाहियत भी नहीं रख रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची वालों के लिए मसाइल इतने हैं कि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है। इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल में कराची वाले जकड़े हुए हैं कि वो कहाँ निकलेंगे, क्या अपनी फैमिलियों के साथ सड़कों पे आ जाएं, क्या करें अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्या करें कराची वाले? सही, सड़कें ब्लॉक करते हैं तो उन पे तशद्दुद हो जाता है, कोई सुनवाई है नहीं, सारे इदारे यहाँ मौजूद हैं,
अदलिया का निज़ाम यहाँ मौजूद है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के लिए जो एक आवाज़ है ना वो बंद है, जो एक मुखलिस आवाज़ है, मैं जो समझता हूँ जो निकलनी चाहिए कराची के हालात के हवाले से, कराची वालों के लिए वो आवाज़ बंद है और आवाज़ निकालने के लिए कोई तैयार है नहीं, और आवाज़ अगर निकल भी जाए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मसला दोनों तरफ है, ना कोई आवाज़ निकालने वाला है ना कोई सुनने वाला है। मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े इदारों के लोग यहाँ से गुजरते हैं, एक पाकिस्तान का हब है, बड़े बड़े लोगों के कारोबार हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े साहिब इख्तियार लोग हैं जो इन्हीं कराची की सड़कों से निकलते हैं, अपनी गाड़ियों में जाते हैं, हालात उनके सामने, कराची का हाल उनके आगे है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि जो साहिब इख्तियार हैं, जो वाकई ही इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए करते भी हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ। जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं मैं उनसे अपील करता हूँ, जो हमारे साहिब इख्तियार हैं, जो कराची में अमन व अमान के लिए कायम हैं, जो रेंजर्स हैं, हमारी जो पुलिस है, और स्पेशली मैं पाक फ़ौज की भी बात करता हूँ कि पाक फ़ौज जब इतना मुल्क के लिए इतना सोचती है, हर चीज़ करती है, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि कराची वालों के लिए भी कुछ सोचें, कराची वालों के लिए भी कुछ करें, और कराची वाले आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप कराची वालों के लिए आवाज़ उठाएं, कराची वालों के इसलिए कदम बढ़ाएं, वो आपके साथ कदम बढ़ाएंगे, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। आप एक बार करें तो सही, कराची पे एक बार इन्वेस्ट करके तो देखें। कराची के लिए दिल का एक कदम, दिल से एक कदम आगे बढ़े, कराची 2 कदम आगे बढ़ेगा और बल्कि इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा। फाइनली मुश्तबा, आज आप हमारे जिस स्टूडियो का हिस्सा हैं, आप इसमें आते रहे हैं, आपके वालिद मोहतरम हमारे सरपरस्त भी रहे हैं आसिफ समसम साहब, कैसे देखते हैं हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन को? मेमन टीवी की ये एक लेगेसी है जिसे हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। अली गोडिल हमारे CEO बड़े मेहनती, और कहाँ से आगाज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो कहाँ खड़े हैं, तो कैसे देखते हैं? आखिर में क्या कहना चाहेंगे दी मेमन टीवी HD और अली गोडिल के लिए? मैं समझता हूँ कि मेमन टीवी सिर्फ अली गोडिल के लिए एजाज़ नहीं बल्कि पूरी मेमन कौम के लिए एक एजाज़ है। माशाअल्लाह। मेमन कौम जिस तरह अपने अपने जो कारोबार हैं, कोई टेक्सटाइल में है, कोई रियल स्टेट में है, कोई डेवलपमेंट सेक्टर में, जिस तरह एक नाम बनाया है, मैं समझता हूँ इस शोबे में भी एक मेमन कम्युनिटी की एक आवाज़ हो, एक रिप्रेजेंटेशन हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मेमन कौम की खिदमत है जो हो रही है इस चैनल से, माशाअल्लाह। और अली गोडिल को बिल्कुल दाद देता हूँ। और जिस तरह शुरू किया था और जहाँ आज मेमन टीवी है, तो सिर्फ अली गोडिल नहीं, और जहाँ यहाँ पे मौजूद जो सारी टीम है बशमूल आपके, आप लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि आप लोगों के शाना बशाना इंशाल्लाह खड़ा हूँ, क्योंकि ये हमारी कौम की एक खिदमत है, कौम का एक नाम है, कौम की एक डिलीवरी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लायक अगर कोई भी काम हो तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। सो नाइस ऑफ यू। सुने, ये मैंने कहा था ना कि मुश्तबा समसम जो है कितना दर्द रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप देखें कराची की जब बात करते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक सी आती है कि क्यों कराची को कहाँ कहाँ इन्होंने यहाँ आज ही के इस प्रोग्राम में अपील नहीं किया अरबाब इख्तियार से, जो कुछ करने की दस्तरस रखते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब जिस तरह से मुश्तबा ने हमें ये सपोर्ट किया है कि जब भी मेमन टीवी को ज़रूरत पड़ी ये हमारे साथ हाजिर है, तो इंशाल्लाह ताला मेमन टीवी पहले भी समसम फैमिली और मुश्तबा के साथ था, और इंशाल्लाह आइंदा भी जब भी मुश्तबा को ज़रूरत होगी हम आपके साथ होंगे, और कराची के लिए, मुल्क के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। थैंक यू मुश्तबा हमारे साथ आज की इस नशिस्त में रहने के लिए। तो नौजवान सितारे का ये हमारा सेगमेंट यहीं पे ख़त्म पजीर होता है, लेकिन कुछ खुशबू आ रही है हमें किचन से, और किचन की तरफ चलते हैं जहां महरीन बहुत कुछ बनाने जा रही हैं। देखते हैं आज क्या बन रहा है, हमारे साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project with view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights.
This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम। द मेमन टीवी एचडी की रब की नेमत है रमजान के सेगमेंट में रमजान दस्तरखान में मैं हूं आपकी होस्ट महरीन होटल और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शेफ सफा काशिफ। आइए हम आपको सफा से पूछते हैं कि वो आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं और वो क्या बनाएंगी। सफा, आप क्या बनाना बताएंगी आज हमें? जी, तो आज जो है जो 2 रेसिपीज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी वो है चिकन पॉप्सिकल और कैंडी टार्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छी और यमी सी डिश है दोनों, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको वो अज्जा बताती हूँ जो मिनिमम से अज्जा है जो इस रेसिपी को बनाने में हमें दरकार होंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बॉइल्ड पोटैटो, उबला हुआ आलू, श्रेडेड चिकन, उबली और श्रेड की हुई चिकन, सॉल्ट, नमक, ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च, चिकन पाउडर और मिक्स हर्ब। ठीक है जी। इसके अलावा इसे हम कोट करेंगे एग और ब्रेड क्रम्स में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। आपकी भी सफा ये रेसिपी देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट रेसिपी है। जी, बहुत ही ज्यादा कम अज्जा में बिल्कुल एक अच्छी रेसिपी तैयार होने वाली है। क्विक और जल्दी बनने वाली एक रेसिपी है और बहुत ही मजे की ये रेसिपी बनती है। तो हम एक बाउल के अंदर जो है वो बॉइल्ड पोटैटो पहले ऐड कर लेंगे। तो हम इन पोटैटोज को सबसे पहले मैश कर लेंगे हाथों की मदद से अच्छे से। आपके पास मैशर है, आप मैशर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बात आप हाथ से मैश करेंगे और जो एक जायका उसमें बिल्डअप होगा उसका मुकाबला आपका मैशर नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है अज्जा और सफा। हम लोग जो हैं अपने घरों में भी यही चीज़ें अपने हाथों से ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और जो है हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे पास बहुत से लोग ये समझते हैं कि कुकिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की या बहुत सारे ऐसे लवाजमात की ज़रूरत है, उनके बगैर कुकिंग नहीं हो सकती। मगर ऐसा नहीं है नाज़रीन, हम बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। अपने घर में जो नॉर्मल सी मामूली सी चीज़ें होती हैं उनको लेकर भी हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें बना भी सकते हैं और लोगों को दिखा भी सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमने जो है वो श्रेडेड चिकन इसमें ऐड कर दी बॉइल्ड पोटैटो में। अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर, अब जैसे हमने सॉल्ट इसमें ऐड किया है तो आपको पता है चिकन पाउडर में भी जो है वो सॉल्ट की कंटेंट होता है, तो हम जो है वो ½ टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे जस्ट फॉर फ्लेवरिंग। अच्छा जी, इसके साथ मैं इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, पिसा हुआ नहीं है, क्रश्ड फॉर्म में है। क्रश्ड फॉर्म में मैं इसमें क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये पोटैटो की डिश है तो पोटैटो वाटर रिलीज कर देता है। अगर हम इसमें क्रश्ड ऐड करेंगे ब्लैक पेपर तो इससे वाटर रिलीज नहीं होगा और जो है वो जाहिर सी बात है डिश जब पानी नहीं छोड़ेगा आलू तो वो मज़ेदार होगी। आप इसे बना के फ्रीज भी कर सकेंगे। साथ में जो है वो हम इसमें मिक्स हर्ब ऐड करेंगे। मिक्स हर्ब भी हमें थोड़ा सा इससे फ्लेवर के लिए देना है। बिल्कुल, फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। और अब इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ जो इस डिश को मज़ीद मज़ेदार बनाएगा और समझ लें कि एक जो क्रीमी सा फ्लेवर जो इसके अंदर बिल्ड होगा वो इस इंग्रेडिएंट से होगा। वो गेम चेंजर इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। वो है हमारे पास मौजूद यहाँ पर मेयोनीज़। ये भी हम अपने टेस्ट के मुताबिक, बिल्कुल आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड करना है। फिर इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होगी इसी से जो है वो आपका रेसिपी में जो है वो फ्लेवर भी आएगा और जो सारे मसाले आपने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से बाइंड भी हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इस तरीके से आपने बॉल बना लिया और जो पॉप्सिकल हमारे पास है
ये जो नॉर्मली आपको पता है पॉप्सिकल अवेलेबल होती है, आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है, आप इस पॉप्सिकल को इस तरीके से इस कबाब में लगा लेंगे। ठीक है, जब ये बन जाएंगी अब हम इसको एग में और ब्रेड क्रम्स में कोट करके देन इसे हम फ्राई कर लेंगे। मेरे ख्याल से मैं इसका फ्लेम जी आप फ्लेम ऑन कर दीजिए। ऑयल जो है वो गर्म हो बिल्कुल। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे? जी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है वो कुक्ड हैं। पोटैटो भी आपका कुक्ड है और जो है वो चिकन भी जो है वो आपकी कुक और श्रेडेड है, तो इजीली आप इसे नॉर्मल फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे। आपको ऐड करिए कोई चीज़ से बर्तन चाहिए? बिल्कुल। आप ये मुझे इसमें जो है वो ऐड कर दें ताकि जो है वो अब ये देखें, आप इसे बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्सेस के लिए बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इफ्तार के लिए, आप इसे लंच बॉक्सेस के लिए बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो ब्लैक पेपर की जो टिप है और इसके अलावा पोटैटो बॉईल करते हुए सबसे मेन चीज़ जो है वो आपने जब पोटैटो को बॉईल करना है, आपने उसको एक बॉईल करने का एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू अगर आप उसे बॉईल करेंगे तो इससे जो है वो कभी भी आपका पोटैटो जो है वो वाटर रिलीज नहीं करेगा। और हम उमूमन देखते हैं कि हम आलू की कोई भी चीज़ बना के जब फ्रीज करते हैं तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ देती है या फिर अजीब सा उसका जायका जो है वो फ़र्क आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी अगर जो है वो आप इसके अंदर पहले आप पानी को बॉईल करेंगे, देन फिर आप पोटैटो की जो स्किन होती है वो आपने हटा के उससे क्यूब्स में कट करके देन आपने उसको बॉईल करना है। और थोड़ा सा आपने हार्ड बॉईल करना है, लाइक बिल्कुल सॉफ्ट सा आपने बॉईल नहीं करना, थोड़ा आपका पोटैटो जो है वो हार्ड बॉईल होगा। और फिर जब उसको आप पानी से हटाएंगे, गर्म पानी में से हटा देंगी, तो फिर जो है वो खुद ही वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। और साथ ही साथ जो है वो उसके अंदर से जितना भी उसका जो थोड़ी सी कच्चा पना उसके अंदर वो भी वो सॉल्व हो जाएगा। ये आपने बड़ी अच्छी एक टिप हमारे साथ शेयर की है सफ़ा। और एक टिप मैं भी आप लोगों को देना चाहूँगी कि अगर जब भी आप आलू को बॉईल कर रहे हैं, आपने बॉईल कर लिया आलू, जब उसका पानी आप जब रिमूव करेंगे तो उसके बाद आप उसके अंदर ठंडा पानी ना डालें। पानी को आप बॉईल जो पानी है उसका गर्म पानी निकालने के बाद आलू को एक जाली में रख के उसको खुश्क होने दें और हवा में रख दें। जब हम ठंडा पानी उसमें डालते हैं तो फिर वो आलू चिकने हो जाते हैं, तो फिर हम उसे यूज करते हैं तो वो हमारी हम किसी भी शेप में बाउंडिंग नहीं आती, बाउंड नहीं होते, बिल्कुल बाइंड नहीं होगा वो। तो ये भी एक है टिप कि आप उसको पानी में ना डालें, हवा में खुश्क करें। अच्छा जी, देखिए हमने जो है वो इस तरीके से ये बना लिए हैं सारे, जबरदस्त लग रहे हैं सफ़ा ये। बिल्कुल। अब जो है वो अब थोड़ा से एक और चीज़ मैं आपको साथ यहाँ शेयर करूँगी, वो ये है कि जब भी हम जो है वो कोई भी ब्रेड क्रम्स के साथ किसी भी चीज़ को कोट कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी सीजनिंग यहाँ ब्रेड क्रम्स में भी आप ऐड करें। इससे ये होगा कि आपका जो फ्लेवर है वो मज़ीद और इन्हेंस होगा। जब आप जो है वो ब्रेड क्रम्स बिल्कुल उसका कोई टेस्ट नहीं होता ज़्यादा, आपको पता है नॉर्मल डबल रोटी को जब हम पीस के रखते हैं वही ब्रेड क्रम्स होते हैं हमारे, उसमें टेस्ट वो फ्लेवर नहीं आता। लेकिन जब हम उसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग अपनी ऐड करेंगे, लाइक उसके अंदर हमने जो है वो क्रश ब्लैक पेपर ऐड किया, इसके अंदर हमने जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। पता चला जो है वो आपने मेरे कहने पे सॉल्ट डाल दिया और फिर जब इफ्तार के टाइम पे फैमिली ने खाया अच्छा तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी जी। हम इसके अंदर में चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्ट एंड स्पाइस लेवल जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 कोट करते जाएंगे और इस तरीके से अच्छे से इस पे ब्रेड क्रम्स को लगा लेंगे। ये देखिएगा बहुत अच्छे से इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से आपने कोट कर लेना है। अब इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीज करना चाहें तो आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज भी कर सकते हैं।
और अगर आप फ्राई डायरेक्ट कर रहे हैं हमारी तरह, अगर आपके पास भी इफ्तार का टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है तो आप भी हमारी तरह इसे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। आप दूसरा बनाएं जी। जब तक मैं ये सारे बना के करती हूँ फ्राई, हम तो ब्रेक ले लेते हैं। हम चलते हैं अभी, जब तक सफा अपनी और जो है ये बना रही हैं तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, फिर देखते हैं कि सफा ने क्या बनाया है और किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो हम छोड़ के गए थे यहाँ पर वापस। अब देखते हैं वो बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुकी है। और सफ़ा जो है अब आप क्या करने वाली हैं सफ़ा? अब जो है वो ये जैसे कि आप देख सकते हैं जो क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं, इसका एक रीज़न ये है कि हमने इसे फ्राई किया है अजवा कुकिंग ऑयल के अंदर, जो कि आपको पता है हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी और कितना ज़बरदस्त सा ये ऑयल है। तो आप लोग भी जो है वो अपने घर में कोशिश करें कि अजवा कुकिंग ऑयल यूज़ करें। और बस ये फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ी सी अपनी प्लेटिंग की तरफ आ जाएंगे। साथ ही साथ हमें जो है वो एक डिप भी बनानी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमने लिया है केचप, ठीक है। केचप के अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा मायोनीज। ये ड्रेसिंग जो है वो आप लोग समझ लें कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग इसको सैलेड्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ डिप भी आप लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो इसमें मैं शामिल करूंगी वो होगा कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश रेड चिली, ठीक है, और सॉल्ट। इट्स टोटली अप टू यू। सॉल्ट जो है वो आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। और इसे आपने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है और आपकी क्विक डिप जो है वो ये रेडी हो गई। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है वो खाने में भी बिल्कुल, टेस्ट में भी जो है ये बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये आपकी डिप जो है वो रेडी हो गई। बहुत इसका एक टेंगी सा वो कलर आया हुआ है आपकी डिप में सफा। बिल्कुल, आप जो है वो थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से हरा धनिया थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे ताकि जो है वो प्रेजेंटेबल जो है वो लुक आ जाए इसका। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक जो है वो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये डिप हमारी इसके साथ सर्व होगी और ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब। हमारी सेकंड रेसिपी जो है वो और भी ज़्यादा क्विक है। जितनी हमारी फर्स्ट रेसिपी थी ना, उससे भी ज़्यादा क्विक जो है वो हमारी सेकंड रेसिपी होगी। आप लोग देखिएगा हम किस तरीके से इसे जो है वो करते हैं। अच्छा जी, ये हमने ये किया है कि कैंडी बिस्किट या नॉर्मली कोई भी बिस्किट, मैरी बिस्किट या जो भी आपको बिस्किट पसंद हो, जो फ्लेवर आपको पसंद हो, उसको आपने क्रश करना है अच्छे से। उस पर 2 टेबलस्पून आपने मेल्टेड बटर शामिल करना है और इस तरीके से आपने ग्लास शॉट्स के अंदर ये देखें आपने जो है वो इसको अच्छे से ऐड कर लेना है। थोड़ा सा इसको पुश करेंगे ताकि जो है ये अच्छे से सेट हो जाए और थोड़ी देर के लिए आपने इसे सेट करने के लिए रख देना है। दूसरा हमने ये किया कि हमने एक पॉट के अंदर अपने मिल्क लिया। 1 कप मिल्क के अंदर आपने थोड़ी सी शुगर ऐड की, ठीक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और कस्टर्ड पाउडर जो आपको पसंद हो, जो फ्लेवर आपको पसंद हो, थोड़ा सा मिल्क के अंदर उसको डिजोल्व करके वो उसमें शामिल किया। और ये देखें ये कंसिस्टेंसी होगी आपकी कस्टर्ड की। बहुत ज़्यादा आपने थिक कस्टर्ड नहीं बनाना, एक बिल्कुल समझ लो बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा और मीडियम कंसिस्टेंसी पे आपको उसको कस्टर्ड को बना लेना है। देन फिर आपने इस कस्टर्ड को इसके अंदर पोर कर देना है। नाज़रीन, ये कस्टर्ड हमने पहले से बना लिया था, इसलिए इसे हमें ठंडा करना ज़रूरी है और हमारे पास यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से
तो ये काम हम नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उनको पहले से रेडी कर लेते हैं। और ये ऑलमोस्ट रेडी है और ठंडा भी हो चुका है। वैसे भी कुकिंग करने से पहले आपको अपना मेजर प्लस जो है वो हमेशा जो है वो रेडी करके अगर आप कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा काम जो है वो आपका थोड़ा जल्दी होगा, बनिस्बत इसके कि आप जो है वो सारा काम ऑन द स्पॉट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो टाइम भी लेगा। अच्छा जी, लास्टली हम इसे गार्निश करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। इस तरीके से थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है ना भाई, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हमने खाना बनाना है, थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन भी करनी है। तो हम इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल वर्ड तो नहीं है अगर प्रेजेंटेशन ना हो। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चेरी लगाएंगे, ठीक है। और लास्टली हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये हमने रखे हैं यहाँ पर, ये भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। टोटली अप टू यू कि आपको प्रेजेंटेशन जो है वो जैसी अच्छी लगे आप वैसी कर सकते हैं। और एक क्विक सा डेजर्ट जो है वो हमारा ये रेडी हो गया। माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। देखा आपने व्यूवर्स कितनी जल्दी और झटपट सी जो है वो हमारा ये डेजर्ट रेडी हो गया। होप सो आपको आज की हमारी दोनों रेसिपीज अच्छी लगी होंगी, तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर बताइएगा। ओके नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपीज पसंद आई होंगी। तो दी मेमन टीवी HD की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान दस्तरखान से हमें इजाज़त दीजिए, जिसे स्पॉन्सर किया है अजवा कुकिंग ऑयल ने। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया वेलकम बैक और खुश आमदीद हमारे रमज़ान दस्तरखान से, जहां मेरीन ने आपको और हमें खूबसूरत और बहुत ही लजीज़ खानों से रोशनास कराया। और ये हमारी कोशिश भी है कि रमज़ान दस्तरखान से कुछ ऐसी खूबसूरत दिखने में अच्छी डिशेस जो खाने में भी लजीज़ होती हैं हमें दिखने को मिले। लेकिन अब हमारा जो सेगमेंट है इसका मुझे, आपको और हम सबको इंतज़ार रहता है, वह है रहमत है मेहमान, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे उन नामवर मेहमानों से जिन्होंने शुबा है ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अंदाज के काम किए, इंसानी खिदमत के, अपनी कारोबारी दुनिया की खिदमत की उन्होंने, और सबसे बढ़कर एक ऐसे मकाम से उठ के अपने आम को ऐसे मकाम तक पहुंचाया जो हम सबके लिए मशअल राह है। और यकीनी तौर पर जो नौजवान हमें देखते हैं वो ख़ास तौर पर हमारे सेगमेंट का भरपूर इंतज़ार करते हैं। तो आज ऐसे ही शख्सियत को हमने हमारे आज के इस स्टूडियो में, इस सेगमेंट में दावत दी है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर मेमन कम्युनिटी की बात करें और बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें तो इन्होंने हमेशा खामोश रहते हुए ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं यकीनी तौर पर जिसे शायद हो सकता है कि मीडिया या और बहुत सारे लोग हाईलाइट ना कर सके हों, लेकिन जिस अंदाज से जो लोग इनसे वाबस्ता हैं वो बखूबी जानते हैं। मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत तो है ही, जेतपुर मेमन एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी के रुकन भी हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं पायनियर स्टील के, और बहुत कुछ इनके कारहाय नुमाया हैं। यकीनी तौर पर हो सका तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उनसे इनके काम के हवाले से बात भी हो। मोहतरम अब्दुल रज़ाक मियानूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई, बहुत शुक्रिया। पिछली रमज़ान आपकी एक गैर हाज़िरी थी और मुझे पता है कि आप कुछ जगहों पे जाते मीडिया से अवॉइड ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ नमूद नुमाइश नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को तरगीब देने की जो हमारी एक कोशिश होती है, हम इसी सिलसिले में आपको दावत देते हैं। और बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेहरबानी आपने मदू किया, मैं आपका शुक्र अदा करता। जज़ाकल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान, सेगमेंट का फॉर्मेट कुछ इस अंदाज से है कि एक सना खां हमारे साथ होते हैं, और आज जिस सना खां को हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है, यकीनी तौर पर मैं ही नहीं, आप ही नहीं, सारा आलम इस्लाम उन्हें सुनने के लिए बेचैन और बेताब रहता है। आप और हम जिस शख्सियत को आज मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, सना खान हैं, आलम इस्लाम की एक मुनफरिद आवाज़ हैं। कई बड़े टीवी चैनल्स, हालिया रमज़ान ट्रांसमिशन में ग्रीन चैनल से इनकी ट्रांसमिशन जारी है और कई चैनल्स पे आपको और मुझे वो नज़र भी आते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे मुहक्किक भी हैं और एमफिल किया है इन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ में कराची यूनिवर्सिटी से। कई शुबाह ज़िंदगी पे इनकी भरपूर दस्तरत है। क्या बोलते हैं, पढ़ते तो खैर हैं ही, क्या बोलते हैं ये इनकी एक अलग असलूब अल्लाह ताला ने इन्हें फराम किया है, और बहुत अच्छे और नफीस दोस्त भी हैं। मोहतरम असद अयूब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। असद भाई, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी खूबसूरत कलाम से आगाज़ होगा। सल्ले
गमगुसार हो करम सरकार, अब तो हो गए हम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जहां के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, इससे पहले भी मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ और आज फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ शख्सियात, कुछ पढ़ने वाले, कुछ सराखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से आगाज़ करते हैं कि पूरे माहौल को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। और यही कुछ जब भी असद अय्यूब साहब हमारे इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं, एक अजीब सा माहौल होता है। शायद हो सकता है मैं बिहाइंड द कैमरा आपको ना दिखा पाऊँ, जो कुछ आप कैमरा में देख रहे होते हैं, तमाम ही लोग झूम रहे होते हैं और शायद एक अजीब सी कैफियत, एक पुरनूर सी कैफियत हमारे इस स्टूडियो का हिस्सा बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमें इतनी इज़्ज़त बख्शने के लिए। कैसा आगाज़? पहले मैं आगाज़ की बात करूँगा रज़ाक साहब। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। आहा, क्या बात कर सकते हैं सर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ वहाँ तो माहौल ऐसा हो जाता है कि तारीफ़ फैल जाती है इंसान के ऊपर कि यार हम बैठे हैं मदीना बताता है। मतलब सम टाइम ऐसा लगता है ना भाई कि ये माहौल बना रहे, मतलब ख़त्म ना हो, ये सिलसिला जो है ना, वो ये सिलसिला हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब गुफ्तगू होगी, बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, हर प्यार उनको पता चले कि ये इन्होंने क्या करके गए और उनकी शान में जो हम बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है। सीरतुन नबी का एक मैं लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मैं नुक्ता कहूँगा कि उस पर अगर हम जितना चाहें अपनी नौजवान नस्ल को, आने वाले लोगों को सीरतुन नबी के बारे में जो है ना बताते चले जाएं। इतने इंसानियत है और उनकी वजह से ये दुनिया बदी है। और मैं और क्या कह सकता हूँ कि अब कलम से हम लिखने जाए ना तो समंदर का पानी भी ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल, यही कहा गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा हमारी समाजी खिदमत की तरफ आऊँगा। एक तो मैं यही रमज़ान का ही टॉपिक चल गया और रमज़ान में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पक्के मुसलमान बन जाते हैं, तो यहीं से शुरू करूंगा कि रमज़ान की एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी के अंदर मैं और आप देख रहे हैं, आप समझते हैं कि क्या ये सिर्फ रमज़ान की हद तक महदूद, यहाँ रमज़ान ख़त्म, यहाँ और बहुत सारी, हम मसाजिद की वीरानी तो सुन ही देते हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे मामला जो है ना, वो भी उनकी स्पीड भी जो है ना वो थोड़ी सी कम रह जाती है। ठीक है, रमज़ान की एक अपनी बरकत, अपनी जगह है, हर चीज़ का अजर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस एक्टिविटी का सिलसिला जो है तादेर जारी रहना चाहिए? ये प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस का अमली नमूना बाकी 11 माह में होना चाहिए। भाई मैं अपनी सोच से जो बता रहा हूँ कि बिल्कुल जब ये रमज़ान शरीफ आता है तो लोग बड़े खुश होते हैं कि अल्लाह ने हमें अपनी ज़िंदगी में ये रमज़ान का सुभान अल्लाह। लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि अभी रमज़ान के बाद तो दूर की बात है, ये 10 रोज़े के बाद मज़ीद आदी हो जाएगी। ठीक है, लोग कारोबार में मसरूफ़ हो जाएंगे, जबकि हमें हुक्म है कि कारोबार को कम किया जाए और खूब से खूब इबादत की जाए और नमाज तरावियाँ आप खुश पढ़ें और आप ज़िक्र करें अल्लाह साहब। लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आता कि हम लोग पूरे मुसलमान बन जाते हैं मुसलमान रमज़ानों में। रमज़ान के बाद हमें क्या होता है पता नहीं है, हम हर चीज़ को भूल जाते हैं। यूँ समझे कि 29 रात को ही भूलना स्टार्ट कर देते हैं और चाँद नज़र आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने इतनी प्रैक्टिस की और हमने रोज़ा भी रखा, हर चीज़ की, लेकिन हम लोग को पता नहीं क्या हमारे नसीब में लिखा हुआ है कि हम लोग इसको अमल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हम लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से उम्मत मुस्लिमा परेशान है, क्योंकि अमल नहीं है इसका। तो ये चीज़ हमारी ख्वाहिश है, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जिस तरह रमज़ान शरीफ में लोग इत्मीनान करते हैं, ये चीज़ 11 महीना मज़ीद भी लोग ताकि है ना ये चीज़ें हमारे लिए आखिरत के लिए भी हमारे बाइस जरिया बन सके। ये सिर्फ दुनिया के लिए हमें आखिरत का इसका अज़र मिलना है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि भाई हम ये दुनिया तो चंद सेकंड की है, बुलबुल की मांदी है, लेकिन रहने वाली ज़िंदगी तो वो है जिसके लिए हम तैयारी नहीं कर रहे। और दुनिया के लिए हम सारा दिन सुबह 6 बजे उठने के लिए तैयार हो जाएंगे, पूरी रात जागने के तैयार हो गए, लेकिन कोई अच्छी सी महफिल होगी तो हमें नींद आने लगती है, यह पता नहीं बोरियत होने लगती है।
तो हम लोग वहाँ से कहते हैं यार ये तो उसने लंबा कर दिया काम ने, भाईजान कब ख़त्म करेगा ये। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बिल्कुल सही फरमाया करने वाला है, उसकी शान, उसकी रहमत इतनी है कि हम मांगे और वो कबूल करने वाला है। क्या बात है, क्या बात। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये माखज़ था हमारे अब्दुल रज़ाक मियां नूर साहब का, और कितनी बोल्ड, मतलब बड़ी सादा से अल्फाज में ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे इस सेगमेंट का, हमारे इस स्टूडियो का हिस्सा बने, ताकि बहुत कुछ हमें सीखने को मिले। सर, एजुकेशन और हेल्थ पे आज मुझे ख़ास तौर पे आपसे बात करनी है। ख़ास तौर पे मैं कम्युनिटी की बात करूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे कम्युनिटी के साथी जो है मेमन बरादरी के दी मेमन टीवी से कनेक्टेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में देखा जाने वाला हमारा टीवी। तालीम से आगाज़ करूँगा, हायर एजुकेशन पे बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि, और हम इसे कहते हैं ये गेटवे, किसी भी लेस प्रिविलेज यानी कि गरीब फैमिली का अगर कोई एक बच्चा हायर एजुकेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, हमने उसको सपोर्ट कर दिया, तो वो उस फैमिली के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वो लेने के बजाय देने वाले बन जाते हैं। कैसे देखते हैं कि हायर एजुकेशन पे कम्युनिटी अब तक क्या कर चुकी है? नो डाउट काम हो रहा है, WMO, फेडरेशन, जमातें अपने अपने सतह पर कर रही हैं, आप खुद जैतपुर के बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं क्या इसमें मज़ीद पेशरफ्त की या मज़ीद तेज़ी की ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि काउंसिल क्या है कि इनके लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो जाएं। ये चीज़ है कि अगर हम तालीम हासिल करें बेशक तो हमें अच्छी बुरी चीज़ का पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। तो तालीम तो हर किस्म की जो हमें लेनी चाहिए, एजुकेशन, हाई एजुकेशन लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ पर असल में हमारी बरादरी, मेमन बरादरी के अंदर हर जमात अपनी अपनी जमात कर रही है। हमारी जब जमात IT का पूरे बल्कि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है एजुकेशन के ऊपर। हमारे प्रेसिडेंट साहब का भी बहुत फोकस है कि एजुकेशन जिस तरह दी जाए। लेकिन मैं एक समझता हूँ कि हमारी एक ऑल इंडिया फेडरेशन है, WMA है, उनको चाहे कि एक मुश्तरका कोई ऐसी चीज़ बनाए, सब टैलेंटेड बच्चों को जमा करें और उनको तालीम दी जाए। क्योंकि एक बच्चा पढ़ लेता है ना तो पूरे घर का संभाल लेता है। बिल्कुल सही। मतलब कि वो ना बेचारे को आने जाने की ज़रूरत पड़ती, वो कफील हो जाते हैं, एक बच्चे किसी जगह आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोशिश कर रहे हैं, हर जमात तो कर रही है, WMA कर रही है और ये भी कर रही है, हमारी जमात भी कर रही है, ठीक। लेकिन सर मुतहद हो जाना चाहिए इस सिलसिले में कि हमें तालीम सबसे पहले है। हर चीज़ तालीम से होती है। दुनिया में जिसने तालीम हासिल की आज वो दुनिया पे कहाँ पहुँचे हुए। तो हमारी मेमन बरादरी माशाल्लाह कारोबारी लिहाज से बहुत आगे है। लेकिन इन चीज़ों में जैसे कि आप देखें कि हमारे एजुकेशन के अलावा आप देखें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारी बरादरी के कोई बंदे नहीं हैं। आप देख लें तो अपना फौज के अंदर, पुलिस के अंदर, दूसरे जितने भी CSS जिसे हम कहते हैं जी, सिविल सर्विसेज करना चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तालीम तो दे रहे, लेकिन इन चीज़ों को भी मद नहीं रहता कि हम बच्चे हमारे ऊपर जाएं ताकि वो हमारी मदद करे। अगर हम किसी के पास जाते हैं तो हम अपने बंदों के पास जाए जो हमारी मदद करे और बिरादरी को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सिविल सर्विसेज वो शोबा है जिस पे इससे पहले भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में बात करते रहे हैं, और आज एक बार फिर ये बात छेड़ी दी है कि ये वो हमने शजरे ममनुआ बनाया मेमन कम्युनिटी ने कि तमाम शोबों में, आला तरीन शोबों में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन CSS सिविल सर्विसेज जहाँ पे आपको अपने मुल्क के साथ साथ अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने का बेहतरीन मौका मिलता है। शायद वहाँ से हम थोड़ा सा दूर हैं, कोशिश करनी चाहिए तमाम को। और वही बात कि कलेक्टिव एफर्ट होगी फेडरेशन की, WMO की और तमाम जमातों की, वो तमाम अकाबरीन मिलकर बैठें कि CSS को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन को मज़ीद कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, और मैं कहूँगा कि शायद इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जारी है, लेकिन मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से वापस आके दोबारा से यहीं से सिलसिला जोड़ता हूँ। जनाब मियां नूर साहब से हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया।
रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर रहमत है रमज़ान की इस खुसूसी नशिस्त में, जहाँ बात हो रही थी मोहतरम अब्दुल रज़ाक मियां साहब से कि तालीम किस तरह से गेटवे बन सकता है, और ख़ास तौर पे आला तालीम में अगर CSS सिविल सर्विसेज को अगर हमने निकाल दिया तो शायद हो सकता है कि हम और आप मेहनत तो बड़ी करते रहेंगे, लेकिन शायद हमारा वो स्टेटस जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं उसको नहीं पा पाएंगे। सर, हेल्थ पे तो बात की, एजुकेशन पे तो बात हुई है, थोड़ी सी बात हेल्थ पर हो जाए। और सेहत के शोबे में हमारे बड़े हॉस्पिटल्स अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी सतह पर काम कर रहे हैं। एक ज़माने में मुझे याद है गफ़ार बिल्लू साहब से एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में बात हुई थी, मेमन कम्युनिटी के शायद इससे बड़ा, मैं कहूँगा बड़ा नाम प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक बिल्लू साहब, अब्दुल गफ़ार बिल्लू साहब, इससे बड़ा शायद कोई नाम हमारी मेमन कम्युनिटी में अब तक हमने देखा, सीनियर मोस्ट। उन्होंने कहा था कि शायद मेमन कम्युनिटी के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं गए। अगर हमारा एक हॉस्पिटल किडनी को देख रहा हो, दूसरा हार्ट को देख रहा हो, तीसरा किसी और डिजीज़ को देख रहा हो, और ये सब कलेक्टिव किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे तो हमारी एफर्ट जो है कम लगेंगी, हमारा पैसा कम लगेगा और हम ज़्यादा जो है अच्छी सर्विसेज दे सकेंगे। बनिस्बत ये कि एक ही हॉस्पिटल, एक ही जगह पे 3 हॉस्पिटल हैं, वो सेम काम कर रहे होते हैं। क्या समझते हैं सर कि हेल्थ के शोबे को क्या हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जिस तरह आगा खानी कम्युनिटी को हम देख रहे हैं कि एक बड़े हॉस्पिटल के साथ तमाम ही लोग कनेक्ट हो जाते हैं? क्या यहाँ भी आप यही सिलसिला देखना चाहेंगे कि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए? मैं आपकी बात पर इत्तेफाक करता हूँ कि हमें एक मुश्तरका इजलास बनाना चाहिए, और इसी तरह से जिस तरह हम हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जी कि स्पेशलिस्ट बनना चाहिए कि ये हमारा डायलिसिस का है तो हमारा ये हार्ट का है, हार्ट का होता है, हर किस्म का होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि एक ही हॉस्पिटल सारे काम कर रहे हो, दूसरा हॉस्पिटल भी वही काम कर रहा होता है। एक बात, हमारी बरादरी में एक अचीवमेंट है, ये मैं समझता हूँ कि अब हेल्थ कार्ड हर बरादरी बना रही है। बिल्कुल अच्छी बात है, और इससे ये कि गरीबों को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। 4,000 रुपये तक का कार्ड बनाकर उसको 5 लाख 7 लाख रुपए का एडवांटेज मिल जाता है, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, वो डायरेक्ट जाते हैं और डायरेक्ट ही काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको किसी के पास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारी बरादरी में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हैं, अल्लाह पाक के शुक्र है, ये अल्लाह ने मेमनों पर ये बहुत बड़ा करम किया हुआ है कि ये चीज़ें वेलफेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो इंफरादी कर रहे हैं लेकिन करते बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जहाँ पर वेलफेयर होती है, कितने हॉस्पिटल्स हैं जो हमारी बरादरी को सपोर्ट कर, अब तो वो आउटसाइडर को भी ये करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। पहले तो सिर्फ यही था कि कोई यही कहता कि कुएं में एक ही मेंढक घूम रहा है, ठीक है, तो भाई वो मेंढक घूम तो रहा है लेकिन बाद अब है ना वो मेंढक बाहर आ गया हुआ। क्या बात। तो अब हर बरादरी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अब तबालों ने राशन बांटा, आगे बरादरी को ही बांटा, सिर्फ मेमून को नहीं बांटा, ठीक है ना। तो ये कि हम ये चीज़ अच्छी अचीवमेंट है कि हम आउटसाइडर बरादरी को भी मदद करने लगे। कम्युनिटी के हमारे रज़ा साहब बेशुमार स्कूल, बेशुमार हॉस्पिटल्स, वहाँ पे नहीं पूछा जाता कि आप बिला तफरीक रंग व नस्ल व मज़हब किस से हैं, और उस वहाँ पे इस जो आप बता रहे हैं इस तरीके से सर्विसेज जारी हैं, खिदमत जारी हैं ना। मैं जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोग पर्सनली भी कर रहे हैं, अपना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि हेल्थ, एजुकेशन और मकान, ये रिहेबिलिटेशन अहम हो गई है हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की गुर्बत चल रही है और जिस तरह से मसले चल रहे हैं, जिस तरह से कारोबार का पोजीशन है, तो इस वक्त गुर्बत ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी है। तो ये चीज़ें सब होनी चाहिए, सब बरादरी बेचारे कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो जितना कर सकते कर रहे हैं। और स्पेशली मैं कहूँगा कि मेमन को तो अल्लाह ने कोई दुनिया में उतारा है, तो कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं अल्लाह ने इनको क्या नसीब में डाला है कि ये जन्नत में आ गए हैं। क्योंकि हर बरादरी हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं,
एक मेमन कौम है जो एक क्वालिटी अपनी बरादरी की उस पर काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है। हर जमात अपनी अपनी काम कर रही है और माशाल्लाह काफ़ी वेलफेयर्स होती है, काफ़ी हेल्प होती है इनको। दूसरी बरादरी में ये चीज़ें सर जहाँ जहाँ मेमनों पे खास कदम किया हुआ है। बिल्कुल, और ये अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ में हम अगर हम पाकिस्तान से हट कर भी बात करें तो दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेमन बरादरी आबाद है पूरी कोशिश करती है कि न सिर्फ वहाँ के रूल्स को फॉलो करते हुए वहाँ की खिदमत, फिर वहाँ से जो भी कलेक्शन हो रही है। हालिया हमारे एक मेहमान ह्यूस्टन से तशरीफ़ लाए थे, वो वहाँ से कलेक्शन करके पाकिस्तान के तमाम ही लोगों के लिए, मेमन कम्युनिटी के लिए तो कर ही रहे हैं, वो तमाम कम्युनिटी के लिए, इवन अब और बहुत सारे इदारों को हम देख रहे हैं जो मुल्कगीर सतह पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसमें भी हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी के अंदर ये जहाँ भी हो दुनिया में वो लोग ये काम करते ही हैं, उनका रगों में ही है काम। और जितने फंड्स भेजते हैं हमें, जितनी डोनेशन देते हैं, जिस ज़कात में देते हैं, वो बहुत बड़ी अमाउंट आती है हमारे पास। आप देख लें जितने बड़े एनजीओ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मेमन ही ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है। हेल्थ के लिए सबको बिल्कुल करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, तो इनकी पहुंच से दूर है गरीबों की। तो ये चीज़ें बिल्कुल मज़ीद हमें इसको पुशअप करना चाहिए और मज़ीद लोगों की मदद करनी चाहिए। और इस तरह से फंड्स, और मैं बरादरी के लिए भी कहूँगा फंड्स दें और लोगों के, ताकि मदद हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके। एक तलक कंडीशन आप यकीन करें कि वो हो गई है कि दवा लेना या हॉस्पिटल इलाज के लिए इमरजेंसी में जाना, घर से पेशेंट को लाना और ले जाना ना 5,000 रुपये का पड़ जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत दूर की बात है। और मैं बड़ी लगी हाथों बहुत अच्छी बात की असद भाई ने। असद भाई, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि वो पिछले 3-4 सालों से अपना हार्ट का इलाज इसलिए नहीं कर रहा कि वो इस ज़ुमरे में नहीं आता जिस ज़ुमरे के लिए वहाँ इलाज बहुत सारी जगहों पर होते हैं। 3 से 4 साल तक वो अपने एक दिल की बीमारी को लिए बैठा है और बड़ी मुश्किल से अब इसको कन्विंस किया गया है कि भाई 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा है, अब तुम अपने उस स्टेटस से बाहर आके ज़रा देख लो ताकि तुम्हारी जान बख्शी हो सके, तुम उधार समझ के ले लो यार। मैं खुद जमात तो हमारी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनल इसी को फोकस है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मायूस नहीं जाता, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, माशाल्लाह खान हो, ये चाहे MMI में है, हमारे किसी को हॉस्पिटल में हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब जगह अकाउंट से 50% जो भी खर्चा होता है हम नहीं देखते। अल्लाह का शुक्र है, बताना नहीं चाहिए ये सारी, नहीं ज़रूरी है, तरतीब के लिए ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे एजुकेशन हो, चाहे लोगों के घर के मकान के मसले हो, चाहे किराए का मसला हो, चाहे ये हॉस्पिटल्स का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली जो मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर सकता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है। मुझे मैं मुतमईन हूँ कि अल्लाह पाक इसका अज़र गुरु मुझे देगा भी, या दे के ना दे, तो ये अल्लाह पाक का करम है हम लोगों के ऊपर। और दूसरी बात, हमारी जमात भी इस चीज़ में बहुत आगे, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं। पर्सनली भी बहुत लोग करते हैं, मतलब जैसे हमारे ST कर रहा है डायलिसिस का, अपना ये अपना टोपे वाला कर रहे हैं हार्ट के लिए। जी सारे लोग बेचारे लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, जो भी हेल्प होती है सब कर रहे हैं, पर्सनली भी कर रहे हैं, बिल्कुल जमात कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया और अल्लाह ने हमें ये वसाइल दिए, तो हम ये मदद कर पा रहे। असद भाई आप कुछ फरमा रहे थे? मैं एक छोटी सी बात जो रज़ाक भाई ने जिक्र की, आज मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुझे गुफ्तगू सुनने। मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे वो अहबाब में से आज शायद कुछ खुल के बोले हैं, वरना अमूमन ये अपने हवाले से कोई बात नहीं करता, हम सब जानते हैं। क्योंकि जितने फलाही काम है, मेरी अल्लाह रब इज़्ज़त से इस रमज़ान के लम्हात में दुआ है कि अल्लाह ताला के इन नेक कामों को अल्लाह ताला और आमीन आमीन सुम्मा आमीन ये भी सबका जारिया बनाए। रफ़ीक भाई, जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सखावत करते थे ना, ये कर रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी कर रहे हैं, हर सहाबा किराम, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे हैं, हज़रत उमर कर रहे हैं, दीगर हस्तियाँ, तो जो उस वक्त ऐसे थे ना जिनके पास माली असबाब ज़्यादा नहीं थे, तो कहते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी को प्लीज़ सखावत कर रहे हैं, कोई मौका आ रहा है तो 100 ऊँट दे रहे हैं और बिमा गल्ले के दे रहे हैं, कुएँ ख़रीदने का वक्त आ रहा है तो उस्मान गनी हाथ उठा रहे हैं, या रसूलुल्लाह सिर्फ अगर कुआँ ख़रीद कर वक्फ़ कर दूँ तो भी अल्लाह मुझे जन्नत की बशारत दे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। लेकिन फिर वो सहाबा किराम भी उस वक्त मौजूद थे जिनके पास बज़ाहिर माली असबाब इतने नहीं थे, तो अब क्या करते,
तो अल्लाह की बारगाह में क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी। ठीक है ना, ये कायनात अल्लाह का कुंबा है, ठीक है ना। खैरुन नास मै यनफउन नास, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बज़ात फ़र्द खालिक़ कायनात वो है, रिज़्क़ देने वाला भी वही है, मौत देने वाला भी वही है, तमाम इंतज़ाम मुँह चलाना भी वाला भी वही है, बेशक। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब भी कोई काम करे ना, ये मैं आज शायद पहली दफ़ा किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक दर्द दिल वाली बात मैं आपसे शेयर कर दूँ। इरशाद सर। आज मैं इस मुआशरे में देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोगों के साथ शब रोज़ रहते भी हैं, वाबस्ता भी हैं, चीज़ें सामने हैं। अहलुल्लाह तो ऐसे ऐसे होते थे जिसका पता लग जाता था ना कि इसमें किसी भी अंसर से इसके आमदनी में हराम शामिल है तो ना खाते थे ना पीते थे, क्योंकि इबादतों की आपको हलावत भी मिलती। सही बात, ठीक है ना। आप कोई भी काम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमाल है और जमाल को पसंद करता है। तैयब व ताहिर चीज़ को खाने को पसंद करता है कि आप इसके हलाल कमाएं और तैयब कमाएं। किसी भी शोबे में आप खर्च करें ना, ये ना हो कि 1 करोड़ हराम कमाया है, उसमें से 5 लाख रुपए जो है ना फलाई काम में हो जाए। क्या बात है। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं ना कि यार वो तो किया लेकिन इस 5 लाख रुपए से तो नहीं क्या हो रही है ना, सही बात है। ये अपने दिल को झूठी तसल्ली देने बिल्कुल सही बात है। तरादिफ है। रज़ा भाई मैं बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 100%। देखें, आप 1 लाख राशन ना बांटें, आप अपनी आमदनी के मुताबिक अगर 5 राशन भी किसी को दे सकते हैं ना, लेकिन उस पैसे में से दें जो आपके रिज़्क़ हलाल के हैं, बेशक वो है कबूल। लेकिन वरना अगर कोई हराम से कमा कर, ये वही बात होगी कि नजिस चीज़ से लाइन से पानी आ रहा हो, गंदा आ रहा है और मैं उससे वज़ू कर लूँ तो मेरा आलम क्या होगा? बिल्कुल वही होगा। उन्होंने कहा था कि बेटा 40 किलो दूध हो, यानी कि 1 मन दूध हो और 1 कतरा नजासत का डाल दो, तो क्या 40 किलो ये 1 मन दूध एक्सेप्ट करोगे? नहीं। या इसको पीना पसंद करोगे? तो बिल्कुल नहीं। का मामला भी है। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी के भी काम आए, हलाल से काम आए। अल्लाह ताला आपके वो सहाबा किराम रमज़ान आते थे ना, तो इफ्तारी के लम्हात आ रहे, लोग बढ़ बढ़ के कर रहे हैं, या रसूलल्लाह मेरी सतातुन में, फरमाया तुम पानी पिला दो, तुम सदका कर दो, चाहे खजूर की आधी खजूर क्यों ना हो। तो अब आप ये बताइए ना, वो देखे तबूक का वाक़या याद है? हज़रत उमर कह रहे हैं आज तो मैं रज़ात भाई अबू बकर से बाजी ले जाऊँगा। क्यों? बाज़ाहिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास माल कसीर तादाद में था। जब तबूक का वाक़या हुआ, हुज़ूर ने फरमाया कि भाई माल खर्च करो, दीन को माल की और जान की सब चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल। हज़रत उमर ने कहा आज मैं जो है ना अबू बकर से, मुझे अंदाज़ा है कि अबू बकर के सबकत ले जाऊँगा, आज सबकत हो जाए। तो हुज़ूर ने फरमाया, हज़रत उमर आए, फरमाया उमर क्या लाए हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना था आधा लाए हूँ, आधा छोड़ कर आएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। हुज़ूर ने सवाल ही बदल लिया। अब दुनियावी एतबार से सवाल ही होना चाहिए कि अबू बकर तुम क्या लाए हो? जी। हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ था मैं सभी लाया हूँ, घर पर अल्लाह उसका रसूल छोड़ घर पे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने झाड़ू फेर दी कि कोई ज़र्रा भी ना रह जाए। हज़रत अबू बकर के इसका भी सवाल हो सकता है, इसका भी सवाल हो सकता है। कहा अबू बकर से नेकी में सबकत कोई नहीं ले जा सकता। अब हम ये अंदाज़ा तो लगाए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को माल हज़रत अबू बकर के तमाम माल से ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह के यहाँ ना क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आज हम बहुत खर्च कर रहे हैं। आज मजहबी चैनल्स पहले नहीं थे, 24 घंटे मजहबी चैनल्स हैं। 50 फलाही तंजीमें पहले कराची में नहीं थी, 50 फलाही तंजीमें हैं, लेकिन बदकिस्मती से यार ये ना मसाजिद को छोड़ा है अल्ताफ भाई, ना फलाही इदारों को छोड़ा है, ना ये पूछा जाता है कि यार ये तो फंड में जो पैसा दे रहे हो ये हलाल का है या हराम का है। सही बात है। माशरे में तब्दीली नहीं आ रही, इसका असर नहीं आ रहा, बढ़ती जा रही है बेरादरी। मैं ये नहीं कि कोई अगर कोई नए काम कर रहा है तो मैं उसकी कोई हौसला शिकनी कर रहा हूँ, करें यार, हलाल के थोड़े से करेंगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह वो कबूल फरमाए। नुमूद नुमाइश से हमें परहेज करनी होगी। नुमाइश भी चले, देखें कोई डिजिटल के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, अपना हिसाब किताब देने के लिए जो अपनी उनको दिखानी होती है अपीयरेंस स्क्रीन के ज़रिए, फंड रेजिंग के ज़रिए, चले वो भी दिखाएं क्योंकि नियतों का हाल अल्लाह ताला बेहतर। बिल्कुल सही। लेकिन जो भी काम करे ना यार
नेक नियति के साथ। हाँ। तमाम मामलात में अल्लाह ताला आपके थोड़े में भी बरकत दे दे। बिल्कुल ऐसा ही है। नेकी पे डिपेंड करता है हर चीज़ का, चाहे कुछ भी थोड़ा करें, नीयत अच्छी है, हर काम अच्छा ही होता है। नीयत में कोई फतूर आ गया, दिखावा आ गया, तो वो तो कबूलियत। नेकी इतनी सी भी हो लेकिन सिद्ध के दिल के साथ हो और रिस्क हलाल से हो, उसे करवा दें। हाँ, क्या बात जो घरों पे खर्च करता है उसका भी सवाब है। आखिरी एक सवाल रह गया रज़ाक भाई, एक बड़ा अहम तरीन सवाल आपसे रह गया, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री, और बड़ा मोतबर तरीन नाम आपका पायनियर स्टील, आजकल सुना है जिस अंदाज से माहौल बना हुआ है हमारे यहाँ, हमारे मुआशी माहौल कहें और हमारी मईशत का जो पहिया है वो शायद उस रफ्तार से नहीं चल पाया। आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए कहा जाता था आज से चंद साल पहले कि वहाँ की फैक्ट्रीज जो है वो एक्सपेंशंस कर रही हैं कि अगर वो 1 किलो बना रही हैं तो 2 किलो बनाएंगी अब, यानी कि इतनी एक्सपेंशंस जा रही थी, डबल की तरफ जा रही थी वो अपनी प्रोडक्शन को ले जाने के लिए। लेकिन शायद एक थोड़ा सा पहिया रुका। आप समझते हैं कि एक तो ये कि ये पहिया कितना रुका है और अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और किस वजह से ये सारे मामला हैं, आखिरी अगर मुख्तसर मुझे बता सकें तो। बस यार बदनसीब ये है, लोहा तो कान में आया है कि लोहे के फायदे, हाँ, हदीद इंसान के फायदे की बिल्कुल आगे है, ठीक है ना। लेकिन बदनसीबी ये है कि वही बात आ रही है कि हमारी कुछ पॉलिसीज़, कुछ गवर्नमेंट्स की या हमारी कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है जिससे कुछ आदमी है ना कोई प्लानिंग करे। इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है। कोई मशवरा भी करता है ना, मशवरा नहीं देता कि भाई अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त काफ़ी परेशान है हमारे इंडस्ट्री वाले, बड़े बड़े इंडस्ट्री बंद भी बढ़ गई हैं, कुछ स्लो चल रही है। कोई अभी तक ये नहीं, हर दूसरा दिन आता है हम सोचते हैं कि आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाए, डॉलर बढ़ गया तो चलो लोगों की डिमांड आएगी उस लिहाज से। लेकिन अदरवाइज़ कुछ पता नहीं है, या नज़र लग गई है या वल्लाह अलम क्या हुआ है, हमारी खुद की समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बहरान चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो लोग परेशान हैं काफ़ी बेचारे। एक काम की जगह 10-10 काम करने लगे हैं, मतलब स्पेशलिस्ट समझ रहा हूँ मैं, फिजिशियन हो गए हैं सारे सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब कहाँ ना कहाँ तो मसरूफ है, कहीं ना कहीं तो मसरूफ रहना है, अपना दाना पानी चलाना है। इन्वेस्टमेंट हुई है लोहे में, आपको पता है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बेचारे लोग परेशान हैं। एक अचीवमेंट ये हुआ है कि जो बैंकर है, जो इंटरेस्ट रेट था वो आज डाउन हुआ है, डाउन होने की वजह से उम्मीद थी कि वो अच्छा चलेगा। पहले स्टॉक्स में पैसे लगे तो उम्मीद थी कि यार स्टॉक बैठी तो शायद अब कंस्ट्रक्शन में लगे, लेकिन वो भी नहीं लग रहा है। अब सोना ऊपर जा रहा है, अजीब सिस्टम बना हुआ है, कोई कारोबार ना होता नहीं पता। लोहे को अल्लाह के कुरान में है, इसमें नुकसान नहीं है, इसमें नफ़ा ही है। क्या बात, अब उल्टा हुआ है, या हमारी नीयत ऐसी है या हमारा कार। वही जिसका जिक्र हो रहा था कि अब हमें अपनी पॉलिसीज़ की तरफ ध्यान देना होगा और पॉलिसीज़, कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़, एक हुकूमत जाए दूसरी हुकूमत आया, उसने पॉलिसीज़ को इंटायरली 360 डिग्री चेंज कर दिया, तो एक इन्वेस्टर, एक बिजनेस ओनर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कैसे इसको सर्वाइव कर जाएगा। लास्ट फाइनल, जिस स्टूडियो में आप बैठे हैं, आप यहाँ के ओनर्स को, हमारे CEO को, अली गोरिस को उस उम्र उस वक्त से जानते हैं जब शायद वो स्ट्रगलिंग फेस का हिस्सा थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमेशा हमें अप्रिशिएट करते हैं। मेमन टीवी की काविशों को कैसे देखते हैं? आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मेमन टीवी का, और आप लोगों का कि आपने मदद किया। मैं जहाँ तक अली गोरी साहब का सवाल है, अली गोरी को हम बहुत पुराने जानते हैं। मेरे भाई हनीफ मियानों के दौर में वो साथ साथ उनके साथ रहते थे, माशाल्लाह। उनकी पोजीशन नहीं थी, लेकिन इसमें टैलेंट बहुत निकला माशाल्लाह, और इसने अपनी मेहनत से आज ये रुतबा हासिल किया, माशाल्लाह, इज़्ज़त हासिल की है। और मज़ीद माशाल्लाह अगर जिस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर ऐसा कोई भी मीडिया नहीं है जो अली गोडिल का इस वक्त माशाल्लाह अली गोडिल नज़र आ रहा है। और बड़े बड़े रिच मैन के पास अली गोडिल माशाल्लाह पहुंचा हुआ है, और उनके वो अब कभी अली इनको फ़ोन करता, तो आज मेरे को लग रहा है कि अली को ये फ़ोन करते हैं कि भाई आकर हमें थोड़ा टाइम दे दो हमारे हिसाब भी। क्या बात है, क्या बात, माशाल्लाह, अल्लाह पाक को और तरक्की दे, आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह खासकर हमारे जो बैठे हुए हैं सामने, वो भी इनको बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। देखो टीम के बगैर कोई नहीं चल सकता, टीम ने बहुत सपोर्ट किया, और अली गोडिल ने अपनी अनथक मेहनत, ना रात देखी ना दिन देखा। उनकी वालदा का प्रॉब्लम्स था, ये प्रॉब्लम, छोटे थे हम उनको कहते रहते थे कि अली भाई ये कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो,
का अल्लाह पाक ने इनका हाथ पकड़ लिया। आमीन। तो और इनको इज्जत दे और तरक्की करें हमारी के लिए। आमीन सुमा आमीन, आमीन सुमा आमीन। सर आपकी तरफ चलूँगा। पहले द मोमेंट टीवी का आपने ऑफ द रिकॉर्ड तो जिक्र किया, मैं चाहूँगा आप ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाए हमारी, और इसके बाद एक ईमान अफरोज़ और दिलकश कलाम से इसका इख्तिताम भी करेंगे। नाज़रीन कराम, अब माइक ओवर टू हमारे हरदिल अजीज़ असद अय्यूब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम शब रोज़ हज़रत जो हम भी पाकिस्तान के बेशुमार मीडिया चैनल्स पे भी जाते हैं, डिजिटल्स के चैनल्स पे भी जाते हैं, लेकिन वही सर की बात को सेकंड करते हुए कि अली गुडेल ने जो काम किया वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अली गुडेल की आज टीम वर्क है जो माशाल्लाह वो नज़र आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई एक जो अननोन लोग होते हैं ना, वो देख कर मेमन टीवी को यकीन नहीं करते कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल नहीं, लोग कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का ही कोई चैनल है जो ये सब जगह वर्किंग कर रहे होता। लेकिन डिजिटल के प्लेटफॉर्म में जितनी ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं उसमें द मेमन टीवी, क्योंकि मेमन माशाल्लाह पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हर बात से हो, चाहे समाजी कामों के एतबार से हो, बिजनेस कम्युनिटी में हो, तो अली गुडेल ने माशाल्लाह इस शहर कराची में सियासी, समाजी, मजहबी, बिज़नेस कम्युनिटी में हर तबके में अपनी एक मकाम सही अपीरियंस को बनवाया, अपना मकाम बनवाया, अपना लोहा बनवाया। और आज वो द मेमन टीवी HD पर भी इस क्वालिटी के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन पेश कर रहा है, क्योंकि हम लोग शब रोज़ मुख्तलिफ कोई बड़े मीडिया ग्रुप्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं, कोई छोटे मीडिया ग्रुप्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं जिसके जैसे वसाई। लेकिन अली गुडेल और उसकी ये टीम, ये यहाँ के शमीम गुड्डू भाई होते हैं जी। ये मुझे तकरीबन कोई 2006 से जानते, कोई 18-20 साल पहले जब मैं हब टीवी के ऊपर नन्हे सराखा एक प्रोग्राम माशाल्लाह पढ़ने आता, तो ये जब से जाते हैं माशाल्लाह। ऐसे सीनियर्स लोगों का साथ इनके साथ है, कोई नहीं रोक सकता। जिस बच्चे का सर ने जिक्र किया, मैं चाहूँगा कलाम से पहले मैं उसका नाम लूँ। ये है हमारे नूर मोहम्मद, जो हमारी इस पूरी ट्रांसमिशन को छोटे से मोबाइल के ज़रिए दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स तक ले जाते हैं, और यही इनका कमाल है। सर कलाम से इख्तिताम करते हैं। हुजूरे हक से सलाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पल के अदब का चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरान से तक रहे हैं। रामाया तो कहना